बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, खलीज की सूरत हाल और अमरीका ईरान मामलात। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा जंग का कोई इरादा नहीं रखते और इस हवाले से उन्होंने अपने मुशीरों को भी आगाह कर दिया है और उन्होंने कहा कि सफारती ज़राए से इस मामले को हल करना हमारी तरजीह है। लेकिन इससे बारहा पहले बहुत मरतबा सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान को धमकियां भी दे चुके हैं और इसके साथ साथ वो ये कह भी चुके हैं कि जल्द अज जल्द आपको मामले को निपटाना होगा और मुआहदे की तरफ आना होगा। लेकिन अचानक से ये सारी सूरत हाल बनती है और इससे पहले अगर हमने कांग्रेस में 49 एंड 50 वाली सूरत हाल भी देखी और हम यही बात करते रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल बदल भी सकती है या नहीं बदल सकती। लेकिन शायद सदर ट्रंप के लिए ये सूरत हाल देखनी पड़ी कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने की करारदाद जो है वो मंजूर कर ली और उन्होंने कहा कि जो जंगी कार्रवाई है कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकती। अब सूरत हाल ये है कि और ये जितने भी सियासी मुबस्सिरीन हैं और आलमी उमूर के जो माहिरीन हैं वो इस सारे मामले को इस सूरत हाल से जोड़ रहे हैं कि क्या वाकई इस सूरत हाल के बाद जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों को आगाह किया कि हमें सफारतकारी ही की तरफ जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो नाकाबंदी के हवाले से भी बातें जारी हैं। अभी तक वो नाकाबंदी कभी कहा जाता है कि ख़त्म की जाएगी, कभी कहा जाता है कि वो जारी और सारी रहेगी। सूरत हाल क्या बनती है और ईरानी सुप्रीम लीडर से उन्होंने मुलाकात की बात की, तो आया वाकई ही वो उनसे मुलाकात करने के ख्वाह हैं या फिर जिस तरीके से सदर ट्रंप की शख्सियत के बारे में हमेशा से बात की जाती है तो उन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए हम उनके इस बयान को भी देखें। और इसके साथ साथ उन्होंने अमरीकी सदर नेतन्याहू को भी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इस्राएली वज़ीर आज़म है उनको मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी भी दे दी। अब ये भी देखना ही है कि क्या ये धमकी है या वाकई वो इसके ऊपर कोई अमली काम भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे मामलात में इस्राएली वज़ीर आज़म को बहुत मरतबा बहुत सारी चीज़ों पे तनबीह की, लेकिन इस्राएली वज़ीर आज़म जो हैं नेतन्याहू वो बहुत से मामलात में नहीं रुके और फिर सूरत हाल हमेशा हमें बदलती हुई नज़र आई है। और इस खारी खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आज भी हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं और देखना ये है कि जो राउंड 2 जिसकी बात हो रही थी कि इस्लामाबाद में मुनक़िद होना है और वो ईद के बाद होना है, लेकिन अभी तक वो कहीं पर होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। और अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि इतनी दूर हम अपने नुमाइंदों को, अपने तर्जुमानों को नहीं भेजेंगे। तो क्या अभी वो सारे का सारा मामला जो है वो डिले हो गया है या फिर कुछ और मुहर्रिकात हैं और कुछ और मामलात हैं? और जिस तरीके से पाकिस्तान इस सारे मामले को देख रहा है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमरीकी सियासतदान हैं और इन तमाम सूरत हाल पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। और डॉक्टर सुंदर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं। डॉक्टर साहिबा भी इन तमाम अमूर को बहुत करीब से जांचती और परखती हैं। तो दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब, सर आपका शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले कि आपने इंतहाई मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे लिए। सर, सबसे पहले सवाल आपके सामने रखूंगा और ये फरमाइएगा कि रोज़ बदलती हुई सूरत हाल को हम देखते हैं और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को आपने बहुत करीब से देखा है, आप उन्हें जानते हैं, उनके मिजाज को जानते हैं, ये बताइए कि सर कि कितना वो ख्वाह हैं जल्द मामलात को तय करने में और ईरान के साथ, क्योंकि अभी वो बात कर रहे हैं सफारतकारी की, तो वो कितना जल्दी चाहते हैं कि ये डायलॉग का मरहला है जो है वो मुकम्मल हो जाए? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे बयानात सामने आते हैं उनकी जानिब से भी और दूसरी जानिब से भी, या फिर पसे पर्दा कुछ और मुहर्रकात हैं कि ये मामला जो है डिले होता हुआ दिखाई देता है। आज मैं समझता हूं इस जंग को 96 दिन हो चुके हैं और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये नहीं चाहते थे कि जंग 96 दिन तक जाए। सबसे पहले तो जो एक पिक्चर ड्रा की गई बीबी नेतन्याहू की तरफ से कि 2 दिन की गेम है, उसके बाद वहां पे इजराइल की एम्बेसी बनेगी और हरमूस हमारा और फिर आप क्यूबा चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये उससे मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन इससे पहले कि मैं थोड़ी इसमें डिटेल में जाऊं, मैं थोड़ी सी एक आपको दुनिया के अंदर एक न्यू नॉर्म जो है वो होता दिखाना चाह रहा हूं कि अब इस वक्त न्यू नॉर्म क्या बन रहा है। एक मैं बड़े दिनों से एक चीज नहीं देख रहा हूं, कहते जंग बंद है लेकिन झड़पें जारी हैं। ये मैंने एक नई चीज से की। अब कल जो आप अभी अभी आपके इब्तिदाइये में जो कांग्रेस के अंदर बात हुई और कल जो सेनेटोरियल हियरिंग थी जिसमें मार्को रूबियो साहब ने भी स्टेटमेंटें दी, उन्होंने बिल्कुल ऐलान किया कि जंग तो बंद है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहते हैं जंग तो बंद है, जंग बाकी। लेकिन देखें कुवैत के अंदर कल क्या हुआ,
मिसाइल क्या हो रहे हैं, तैयारियां उस अंदर खिते के। तो दर हकीकत इसको ट्विस्ट किया जा रहा है। देखिए वकीलों की, मैं खुद एक वकील हूं, वकील जबान को ट्विस्ट करने की ट्रेनिंग होती है हमारी। कल जो मार्को रूबियो साहब ने कहा कि हम अब इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है वर्ड सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जंग के जुमरे में नहीं जाता। सही। क्योंकि जब कोई आप पे अटैक करता है आप तो उस पर रिटेलिएट करते हैं, वो जंग नहीं है। तब अब ये न्यू नॉर्म ये है कि ये यहाँ पे एमओयू भी साइन हो जाएगा, यहाँ पे फायर की भी बातें चलती रहेंगी, यहाँ पे झड़पें भी जारी रहेंगी, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ भी बढ़ता बढ़ता नजर आएगा। मेरा ये इसके साथ सही। सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है सही। कि क्या इराक गए, इराक के अंदर अमन है आज? क्या लिबिया जब गए हम, तो क्या लिबिया उसके बाद जो है पुरसुकून है? अफगानिस्तान आज तरक्कियों को छू रहा है? क्या यमन के अंदर सुकून है? क्या सीरिया के अंदर बिल्कुल शांति है? तो दर हकीकत मेरे ख्याल में, अगर जो मैं मुझसे जाती तौर पर पूछा जाए, तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव ही नहीं कि उस खिते को पुरअमन छोड़ा जाए। मेरे दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन। सही। देखिए दो चीजें इस खिते में, वहां उस जंग में जाने से पहले वेनेजुएला गए। वेनेजुएला क्या था? एक तो तेल पे कब्जा था, दूसरा चाइना को तेल जा रहा था, उसको रोका जाए। फिर उसके बाद ईरान गए। ईरान के अंदर क्या था? दो चीजें बताऊं। वहां पे एक तो इसराइल के ऑब्जेक्टिव हैं, ग्रेटर इसराइल के, और दूसरा वहां से तेल कहां जा रहा था? चाइना जा रहा था, उसको भी इंटरप्ट किया गया। फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव सी पैक है, उसका भी है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस वक्त अगर देखा जाए तो कई मुसन्निफीन, बड़े बड़े स्कॉलर जो इसके ऊपर ऐसे लिख चुके हैं कि अमेरिका को छोटी छोटी जंगों से निकल के चाइना पे तवज्जो देनी चाहिए, और वो दे रहे हैं इस वक्त भी। मेरी नजर में अगर देखा जाए तो ईरान और यूक्रेन ये सब एक बहाना है। ओरिजिनली टारगेट जो है चाइना की ग्रोथ को किसी ना किसी तरीके से रोकना, टाइम बाय करना, और उसके साथ इसराइल जो है उसको मिडिल ईस्ट के अंदर एक पावर, रीजनल पावर बनाना, ये ऑब्जेक्टिव है। और अब खुद मैं समझता हूं आप और आपके देखने वाले डार्ट्स को ये जोड़ने की कोशिश करें कि इसमें कौन क्या जीत रहा है, हार रहा है। आज अगर देखा जाए तो इस वक्त जो गल्फ गल्फ स्टेट्स हैं उनके हालात आप देख लें, इकानमी उनकी देख लें। फिर उसके बाद आज देखें कि वहां से, अब यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, यहां अमेरिका को जंगें दूर सूट करती हैं, जो कि अटलांटिक से दूसरी साइड पे यह जंग भी सूट करती है, बहुत फासले पर है। असला भी बिक रहा है। यहां पे ना गाड़ियां बनती हैं ना मोटरसाइकिल बनते हैं, यहां पे सिर्फ मिसाइल बनते हैं और फाइटर जहाज बनते हैं, वो बिक भी रहे हैं। तर हकीकत अगर देखा जाए तो एक तो जंग बहुत दूर है, एक बूंद भी तेल की हरमूज से निकल के अमेरिका नहीं आती, लेकिन जहां जहां जाती है जरा उसको देखें ट्रैक को। यूरोप चौक है आज, चाइना के ऊपर प्रेशर है, दुनिया में महंगाई है। अच्छा, तार साहब, मेरे साथ डॉक्टर सुंदस भी मौजूद हैं। मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूं और फिर इसी पॉइंटर को मैं आपके सामने दोबारा से टेबल पर रखूंगा। डॉक्टर सुंदस साहब फरमाइएगा, जिस तरह से अभी साजिद तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो चाइना को एनकाउंटर करने के लिए हैं, तो क्या इसमें वाकई ही अमेरिका कामयाब होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से अभी तारड़ साहब ने भी कहा? लेकिन चाइना के इन्वॉल्वमेंट इज जस्ट वन पॉइंट। आपने पहले दिन से सबसे बड़ी बात एक आगाज, एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी जो कि दुनिया के रिपब्लिकन भी अब इस बात को मान गए। आपने देखा कल उनके ऐवान में, अमेरिकी ऐवान में क्या हुआ, 4 रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के साथ खड़े थे, ठीक है, जिसको एक मुजाहिदा किस्म की रिपोर्ट जो ट्रम्प साहब बयान फरमा रहे हैं जनाब के, तो बेमानी किस्म की कोई रिपोर्ट थी। अब तो मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है, आप देखेंगे रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हैं जो कि इस हक में नहीं है। अमेरिकन खुद इस जंग में नहीं है। एक एवरेज अमेरिकन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, महंगाई से उसी तरह मुतासिर हो रहा है जैसे कि तमाम दुनिया के मिडिल क्लास जो है वो पूरी तरह मुतासिर हो रही है। तो ये जो उनकी कैलकुलेशन थी कि उन्होंने ईरान को गलती से वेनेजुएला या कोई और ऐसा मुल्क समझ लिया था कि 2 दिन की बात होगी, तो अभी ट्रम्प बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब सरेंडर की जो बातें कर रहे हैं कि अगर वो डील मान जाते हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिकन सरेंडर करेगा। ये तो एक मौत है पॉलिटिकल सियासी करियर की डोनाल्ड ट्रम्प की, कि अगर वो सरेंडर कर जाते हैं एज इट इज डील्स को मानकर। तो अभी वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते के आखिर में, जनाब आखिर क्या, आज कल जुमेरात है, परसों जुमा है, तो 3-4 दिन रह गए इस हफ्ते के खत्म होने में, और अगले हफ्ते, हमने पिछले हफ्ते कह रहे थे अगले हफ्ते बात हो जाएगी। आज बुध का दिन भी गुजर गया, अभी तक तो जुमेरात का दिन भी गुजर गया, कोई हमें कोई इस हफ्ते के आखिर में कोई डील जो है वो क्लोज
होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि ना उनको डील एग्री कर रहे हैं, ना वो सरेंडर कर सकते हैं। वो उन्होंने जीतना तो है, जंग जीतने का, अमन की नोबेल प्राइज लेने की जो ख्वाहिश लेकर निकले थे, अब कहाँ से लेंगे नोबेल प्राइज? अब वो अच्छा। पूरी तरह फंस चुके हैं। मई में पेंटागन के एक तखमीने के मुताबिक ये जो उनकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी थी, 29 अरब डॉलर जो है वो नुकसान हुआ है अमेरिका का। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं ये तो इस तखमीना कम है, इससे भी ज्यादा है। आपने देखा थ्रू आउट जो व्हाइट हाउस की जानिब से बदलते हुए बयानात सामने आए हैं, पेंटागन की इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट्स तो उससे एग्री ही नहीं कर रही थी। ठीक है, तो वो सिर्फ दुनिया के सामने एक अनप्रेडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप की यूएस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंसी को अनप्रेडिक्टेबल शेकी सही डॉक्टर साहब, अमरीका और ईरान तनाज़ा और इसी सूरत हाल पे गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर सुंदर साहब फरमाइएगा, क्योंकि ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू कर रही थी इस सारी सूरत हाल पर, तो अगर इस सारे मामले को देखा जाए, जिस तरीके से तार साहब ने भी कहा कि अमरीकी सदर तो बिल्कुल ख्वाह थे ही नहीं कि वो 96 डेज तक और इतनी लंबी ये जंग चल पड़े, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या उनके बहुत ज़्यादा बयानात जो हैं और जो उनके मिक्स सिग्नल रहे इस सारी सूरत हाल में, वो इस सारे मामलात को तूल देने के अंदर भी कारआमद रहे और मुज़ाकराती अमल को भी जिस तरह से वक्तन फ़वक्तन वो सबूताज होता हुआ दिखाई दिया, उसमें भी उन्होंने ईंधन का काम किया? डॉक्टर साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? अब आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हो गई थी, अब दोबारा आ रही है। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आपने ब्रेक से पहले भी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ये फरमाइएगा कि आपको नहीं लगता कि जो अमरीकी सदर हैं उनके बहुत सारे बयानात और बहुत ज़्यादा बयानात इस सारे अमल को अगर देखा जाए तो उनको प्रोलॉन्ग भी किया उन्होंने, और जो मुज़ाकराती अमल है उसको बहुत मरतबा सबूताज करने में भी उन्होंने ईंधन का काम किया? क्योंकि ब्रेक से पहले तारड़ साहब भी कह रहे थे कि अमरीकी सदर तो बिल्कुल भी ख्वाह नहीं थे कि ये जो मामलात अमरीका ईरान तनाज़ है वो इतना तूल पकड़े, लेकिन उसमें हमने ये भी बारहा देखा कि जो सदर ट्रंप हैं वो बारहा मिक्स सिग्नल्स देते रहे हैं। देखिए जी, सर ने बिल्कुल वजह फरमाया कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि तवालत तो है वो इसलिए इख्तियार कर गया ये सारा मामला, क्योंकि जो ऊंट जो है वो उस करवट नहीं बैठ रहा था जिस करवट उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब जबरदस्ती बिठाना चाह रहे थे। उनके नकात पर जो है वो नहीं मान रहा था ईरान, जबकि उन्होंने स्टेट ऑफ हरमस के तौर पर ये सिफारती हथियार उनके हाथ में खुद पकड़ाया है। ठीक है, तो आयतुल्लाह खamenei साहब की जिंदगी में भी उनकी जब वो हयात है तभी ईरान के इस बारे में बड़ा शोर था। 2015 का मुआहदा आप देख लीजिए उठाकर कि ईरान जोहरी एटमी कोई न्यूक्लियर पावर जो है वो नहीं बनने जा रहा है, वो कुछ ऐसा नहीं करने का इरादा रखता। और पिछले साल 12 रोजा इस कॉन्फ्लिक्ट में भी जो है ये बात, जब आप कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा आपने उनकी यूरेनियम अफजदा कर दिया है और उनकी जोहरी प्लांट तबाह कर दिया और पता नहीं क्या क्या, जब इतना कुछ आपने कर दिया था तो क्या मकसद है इस बार दोबारा से जंग को करने का? इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप को जो इमोशनली ब्लैकमेल किया पिस्टन पाइल के तनाजुर में इसराइल ने, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं था। और वो समझ रहे थे वेनेजुएला की तरह एक दो दिन की बात होगी और वो ऑलरेडी इनके दरमियान जो है महंगाई की सूरत में जो फूट पड़ी हुई है तो हम इनको आवाम को इनके खिलाफ कर देंगे। लेकिन उनकी सारी कैलकुलेशंस, उनकी सारी जो ख्यालात थे वो बिल्कुल ऑपोजिट साबित हुए हैं। और यानी इसको देखा जाए तो फिर ये मिस कैलकुलेशन थी। ऑफ कोर्स मिस कैलकुलेशन थी, क्योंकि रिजीम चेंज करने का भी ख्वाब ख्याल ही रह गया, बल्कि ईरानी अवाम तो और ज्यादा डट कर अपने सुप्रीम लीडर के हक में निकले। ना वो आयतुल्लाह खamenei साहब को शहीद कर दे, ना सिर्फ ईरान, पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो सेंटिमेंट्स इस वक्त ईरान के साथ जो जज्बाती एक लगाव पैदा हुआ और जो पूरी उम्मत मुस्लिमा का उन्होंने एक पेज पर कर दिया, इतनी ह्यूज मिस कैलकुलेशन तो कभी भी रात नहीं चढ़ता। और अभी भी मुस्तफा खamenei साहब का जो हालिया बयान है कि अब दुश्मन हारने के बाद आपस में फूट पड़वाने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है, इसमें भी इसको कामयाब नहीं होने देंगे, ना सिर्फ विद इन ईरान बल्कि इसके अलावा आप देखें कि खलीजी ममालिक को भी एक दूसरे के साथ बारे लड़ाने की जो पहले दिन से कोशिश करते आ रहे हैं। लकीली किसी इस्लामिक मुल्क ने वापस ईरान पर हमला ना कर कर जो है इस बात का सबूत दिया है कि दुश्मन इस्लामिक ममालिक को आपस में लड़वाने में बहुत बुरी तरह नाकाम था, है और रहेगा। और इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सालिसी कोशिशें हैं, एक बार फिर से आपने देखा पाकिस्तान ने कोई तो बहरीन को समझाया कि आपको ठंडे रहने की जरूरत है, दोबारा से रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है, और एक बार फिर से मैसेज दिया कि डॉक्टर साहब अमेरिकी
डॉक्टर साहब पाकिस्तान की कोशिशों पे भी मैं आता हूं, लेकिन पहले हम इसी सारी सूरत हाल को ज़रा काउंटर करने की कोशिश करते हैं, इसका एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं। साजिद ताहिर साहब फरमाइएगा, जिस तरह कि अभी की सारी सूरत हाल हमने देखी और आपके ही 4 अरकान जो हैं वो दूसरी जानिब जाकर खड़े हो गए, तो सूरत हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई, यानी कि वो वाकई नहीं चाहते कि ये मामलात जो हैं आगे तूल पकड़ें। और कहा भी जा रहा है कि इसी बुनियाद पे जो सदर ट्रंप हैं उनको कहना पड़ गया कि हम सफारती मामले की तरफ जाएंगे। देखिए, एक तो बात ये अर्ज करना चाहूंगा कि अमेरिकन बिल्कुल किसी भी जंग में इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं 3 कैंपेन्स के अंदर ट्रंप साहब के साथ रहा हूं, मेगा मूवमेंट का आज भी हिस्सा हूं मैं, इसमें एब्सोल्युटली कोई इसमें दो राय नहीं है। और मेगा मूवमेंट जो है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम इराक की सड़कें बनाएं, अफगानिस्तान के पुल बनाएं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दें। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ मेगा मूवमेंट। और आज भी जो जंग है इज नॉट पॉपुलर इन द यूएस। जनरल मैसेज जो है वो इस पे खुश नहीं है, मैं टोटली इस चीज से एग्री करूंगा। लेकिन एक चीज यहां पे आपको ये सोचना होगी, देखना होगी कि 12 साल, पिछले 12 साल क्या होता रहा है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कमजोर तरीन थी। ओबामा के हालात ये थे कि क्रीमिया रशिया निगल गया और दुनिया देखती रही है। सीरिया के अंदर पुतिन जो है वो दंदनाते फिरते रहे और ओबामा साहब हंसते रहे। और फिर उसके बाद देखें भारत किस खूबसूरती से रशिया से खुला के तेल लेता रहा और वॉशिंगटन डीसी में भी आके भंगड़े डालता रहा। तो दर हकीकत उसको भी बैलेंस करना था। आप देखें जिस तरीके से दुनिया के अंदर एक बैलेंस, दुनिया की ये जेन में रखें, आज भी अमेरिका की 700 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और द सोल सुपर पावर इकोनॉमी भी आज भी स्ट्रॉन्ग है। और इन सर्कमस्टांसेस में आप देखें कि उस एक दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसको रिस्टोर करना भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा था और वो कर रहे हैं। अब देखें उसमें देखिए नहीं, साजिद तारिक साहब देखिए, आपने अभी फरमाया कि ना इराक की सड़कें बनाना आपका मिशन था, ना ही जो है अफगानिस्तान के पुल बनाना आपका मिशन था। चलें वो सारी बातें माजी का हिस्सा हो गई, बहुत सारी वजूहात उसके पीछे भी कार फरमा है। लेकिन अभी की जो सारी सूरत हाल है, यहां पर हमला करने की ऐसी क्या सूरत हाल बनी कि डायरेक्ट जो है अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि आपके बल्कि देखने वालों के लिए कि जरा गूगल करके देखें कि इजराइल की सिचुएशन क्या है। $127 मिलियन अभी उन्होंने 2024 के इलेक्शन में अमेरिका के ऊपर लगाए, अमेरिका के सेनेटर्स के ऊपर, कांग्रेसमैन के ऊपर। फिर आप जरा गूगल करके देखें कि 10 मिलियन आबादी है इजराइल की, पूरी दुनिया को उन्होंने यरगमाल बना रखा है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि अमेरिका को बनाने वाले कौन थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने जूइश सेंटर्स यूरोप से लाए गए थे, अमेरिका की फाउंडेशन उन्होंने बनाई है। और फिर आज उनका इन्फ्लुएंस देखें, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल इज पार्ट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। अब उसको ये बताएं कि वो किस तरह आगे बढ़े, जब सारी दुनिया अभी मुर्शिदों के पीछे घूम रही है, पिंकियों के पीछे घूम रही है। और इजराइल देखें, सारे स्टार्टअप, हर चीज वहां से शुरू हो रही है। जो साइंस नई चीज बनती है टेक्नोलॉजी के अंदर, बल्कि उसको भी छोड़े, जरा मेटा को, जो फेसबुक को और इंस्टाग्राम सबको ओन करता है, मेटा को ओन कौन करता है और मेटा कंपनी कितनी स्ट्रांग है। दर हकीकत देखें, बातें तो हम सारे करेंगे, इस पर एनालिसिस भी करेंगे। मैं यहां वॉशिंगटन डीसी में बैठ के देखता हूं और अफसोस के साथ कहता हूं, कल कुवैत के ऊपर अटैक किया है, ईरान की तरफ से आया, तो सारे कंट्रीज ने, मुसलमान कंट्रीज ने उसको फौरन कंडेम किया है। मुझे ये बताएं, लेबनान के अंदर आज भी जंग जारी है, गजा में कत्लो आम आज भी जारी है, उसको कंडेम करने के लिए क्यों नहीं जरूरत होती इनमें? मैं ये क्वेश्चन मार्क है। आपके बच्चे पाकिस्तान में इंग्लिश, एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है, एक भी इंग्लिश चैनल, आपका चैनल थे बंद हो चुके हैं। मुझे ये बताएं, हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। आप कल को फ्यूचर में इस इंफॉर्मेशन जंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग में आप कहां खड़े हैं आज? ये क्वेश्चन मार्क है। आज भी मैं ये समझता हूं, कंक्लूड ये करना चाहता हूं, दिस इज द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक जो ताकतवर होगा वो कमजोर को तंग करेगा, मारेगा। ये एक जंगल लॉ है और आज भी वही कुछ हो रहा है। इजराइल को देखें, चुन चुन के उन्होंने किस किस कंट्री को साफ नहीं किया अपने रीजन में। वो ग्रेटर इजराइल के टारगेट पे किस तरीके से और किस स्पीड से जा रहे हैं। क्या इस वक्त 57 कंट्री, 58 मुसलमान कंट्री उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं? एब्सोल्युटली नहीं। 195 कंट्री दुनिया के
खामोश बैठे हैं। गजा के अंदर क्या हुआ, गजा के अंदर कत्लेआम जो बाइडन और बराक ओबामा की कलाक पे हुआ था, उस वक्त दुनिया क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं उठी उसकी? तो ये दर हकीकत मैं इस पे यहाँ पे सारा दिन मुसलसल रिसर्च भी करता हूं, मिलता भी हूं, देखता भी हूं, और अपनी हालत पे अफसोस भी होता है। अमेरिका और ईरान की सूरत हाल, ताड़ साहब फरमाइएगा, ब्रेक से पहले जिस तरह से आपने बात की कि ताकत का कानून और जंगल का कानून और इसराइल के हवाले से भी आपने बात की, ठीक है मान लिया कि इसराइल में टेक्नोलॉजी और सारी सूरत हाल है, लेकिन इस ताकत के और इस जंगल के कानून में जो उसकी मुआवनत पे जारी उसारी है वो भी तो अमेरिका ही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से नेतन्याहू की मुआवनत की, और बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में इब्तदाइये में भी आपने कहा कि नेतन्याहू ने जो है 2 दिन की कंप्लीट पिक्चर दिखा दी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो उनकी बातों में आ गए। और इसके बाद अगर अभी की सारी सूरत हाल को देखा जाए और उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस भी बनाया तो वो भी उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, तो फिर इनकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत भी मैंने आपको अर्ज की है कि अमेरिका को बनाने वाले कौन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंस देखें इस वक्त ज्यूइश लॉबी का कितना है। और मैंने आपको अर्ज किया कि $127 मिलियन उन्होंने पिछले इलेक्शन में यहां पे सियासत पे खर्च किया, कांग्रेसमैन सेनेटर्स के ऊपर। कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरा कंट्री, कोई दूसरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है इतना पैसा, इतना इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर नहीं रखता। मैंने आपको कहा है मैं इससे एग्री नहीं करता, बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं मेगा का हिस्सा हूं लेकिन मैं इजराइल को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किस तरीके से 10 मिलियन आबादी है इजराइल की, पूरी दुनिया आज हॉस्टेज है उनके सामने, ये रगमाल है। आज मुस्लिम उम्मा देखें, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, गजा के अंदर जो कुछ हुआ है, अफसोस के साथ कि मैंने अपनी जिंदगी में मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। और आज भी जुल्म और सितम जारी है। लेबनान के अंदर आज ब्यूफर्ड फोर्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है, बैरूत पूरे का पूरा उनके कब्जे में है, वो हर घर को वहां से देखने की सलाहियत रखते हैं जरा। और दूसरा मैं ये चाहूंगा, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि मेरे वतन अजीज के अंदर मेरे बच्चे आज भी पिंकियों के चक्कर में फंसे हैं, दूसरी तरफ देखें ईरान के अंदर अमेरिकन पायलट गिरा था तो उसको किस तरह रेस्क्यू किया, उसकी हार्ट बीट को सुन के, पहाड़ों के अंदर से हार्ट बीट उस पायलट की सुनी गई और उसको रेस्क्यू किया गया। आप इस तरह किस तरह कंप्यूटर के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, फ्यूचर में कहां आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? नहीं, ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। और अगर इन सारे मामलात को देखा जाए तो इसमें कतन कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी में सुपर पावर जो है वो दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन अगर इसी मामले की और टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं तो फिर तो टेक्नोलॉजी इस तरफ मशरिक तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और अगर आपने ईरान ने जिस तरीके से बहुत सारे जो अमरीकी अहदाफ थे इन्हीं खलीज के अंदर मौजूद थे उन्हें भी करेक्ट तरीके से फिर निशाना बनाया, और दूसरी तरफ इस बात का एतराफ़ भी किया गया कि बड़े ज़बरदस्त और करेक्ट तरीके से निशाना बनाया गया। लेकिन माज़रत के साथ ताड़ साहब, अगर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह आपने भी कहा इन्फ्लुएंस की बात की और लॉबीज़ की बात की, तो ये भी तासुर दिया जा रहा है कि पहले ये कहा जाता था कि इसराइल अमेरिका की लॉबी है और अमेरिका की प्रॉक्सी है, और अब ये है कि अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी है। माज़रत के साथ ये बातें अवाम में, लोगों में और पूरी दुनिया में अब गर्दिश कर रही हैं। बिल्कुल, यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आगे मिड टर्म इलेक्शन में होगा कि ये जंग अमेरिका की थी या इजराइल की थी, हमने इस जंग में क्या खोया, क्या पाया। और दूसरी यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, डिलीवरी वाकई ही ईरान ने की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माजरत के साथ टेक्नोलॉजी चाइना की थी। सही, वो टेक्नोलॉजी चाइना की थी लेकिन उन्होंने वहां से लेनी तो थी ना। ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया है कि ये जंग जो है ईरान की ऑब्जेक्टिव इजराइल के हवाले से जरूर था, उसका हिस्सा था, लेकिन मेन टारगेट जो है वो चाइना था। अच्छा सर, ये भी फरमा दीजिएगा, ये भी फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में जब इधर से सदर ट्रंप जब चाइना आते हैं, जैसा आपने भी कहा कि मेन जो इसके ऑब्जेक्टिव्स में है वो चाइना को एनकाउंटर करना है, और अगर हम नाकाबंदी की भी सारी सूरत हाल देखें, जिस तरह कि हुर्मुज़ की नाकाबंदी की गई है, कहने को दिखने को तो यही बात कही जा रही है कि वहाँ से सिर्फ ईरान के जहाज़ ना गुजरें, लेकिन हकीकत में दूसरी जानिब के लिए ये ब्लॉकेड है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो वो यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने जिस तरीके से चीनी सदर की तारीफें की और फिर उसके साथ साथ उन्होंने चाइना की तारीफें की, और फिर उन्होंने कहा कि हमें मिलकर आगे चलना चाहिए, और फिर चीनी सदर ने भी इसी बात को कहा कि जो अमेरिका और चाइना है, 2 बड़ी ताकतें हैं और इनको मिलकर आगे दुनिया को बहरानों से निकालना चाहिए। तो फिर यह समझा जाए कि ये महज बातें, पॉस्चरिंग, पब्लिक ओपिनियन के लिए बातें होती हैं। इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब और बीबी नेतन्याहू की कॉल को अगले दिन व्हाइट हाउस से लीक क्यों किया गया है?
जो कहा जाता है कि बड़े उन्होंने गालियां दी हैं, फलां किया है। आप मेरे कोई जी शऊर आदमी मुझे ये बताए कि उस कन्वर्सेशन को क्या ख्याल है, क्यों उसको लीक किया गया, उसके ऑब्जेक्टिव थे, पब्लिक ओपिनियन थी। और मेरे ख्याल में जो आप पहले भी हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात आते हैं वो सारी पब्लिक ओपिनियन है। और दूसरा ये, अब जंगों के हालात क्या है, मैं इस जंग की बात करना चाहता हूं। इस जंग को तीन, इसमें से मुमालिक, तीन जो इसकी पार्टियां हैं, तीनों जीतना चाहते हैं इस जंग को, और वो जीतेंगे। ईरान भी जीतेगा इस जंग को, अमेरिका भी जीतेगा, इजराइल में अक्टूबर में इलेक्शन है वो भी जीतेगा। जीतेगा कैसे? पब्लिक ओपिनियन से, सोशल मीडिया गेम से, प्रोपेगेंडा स्कीम्स के जरिए। तो दर हकीकत अब जंगों की नौयत तब्दील हो चुकी है मेरे ख्याल में। अब वो जंगें नहीं है कि एक जो है वो पूरा सरेंडर लेटर लिख के देगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन सभी फ्री जंगें जीतेंगे। सही सही। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, कितना इत्तेफाक करती हैं साजिद तारड़ साहब से? और अगर इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो हमने यही पेश ख़ैमा बनता हुआ दिखाई दिया कि ना कोई जीता ना कोई हारा, और हर एक फातेह है जिसका जिक्र अभी भी तारड़ साहब ने किया है। तो आपको क्या लगता है फातेह कौन है? मुझे तो बिल्कुल लगता है जनाब कि ईरान ही फातेह है। सफारती मैदान में क्या, अब तो अब्बास अरागची का जो हालिया बयान है कि अस्करी पोजीशन भी हमारी उससे बेहतर है जो कि जंग से पहले थी। दुनिया इस बात की अब मुतरफ है जनाब कि ईरान सफारती मैदान में जो जीता है, अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे ममालिक को जो टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर ममालिक हैं, उसने, ईरान ने उनको नाको चने चबवा दी है। आज उसी डोनाल्ड ट्रंप की सियासी क़यादत जो है वो उसको, उनके सर पर तलवार अटक रही है, उनके खिलाफ ऐवान में जो है वो वोट दिए जा रहे हैं। और हार किसे कहते हैं जनाब? आपस में इस्लामिक ममालिक को हरवाने की जीत है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का हथियार आपने उनको पकड़ा दिया, 42 तैयारे आपके जो है वो उन्होंने मार गिराए थे। पेट्रोल की मद में आप उसमें से डायरेक्ट मुतासिर नहीं हो रहे, लेकिन एवरेज इकोनॉमिकली एवरेज अमेरिकन मुतासिर हो रहा है। तो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, हर लिहाज से आपको जो है वो ना डील कर पा रहे हैं, ना पीस डील की तरफ जा रहे हैं, ना सरेंडर कर रहे हैं, और जीतने के दावे भी आपके झूठे के झूठे रह गए हैं। ईरान तो अभी भी तवील मुद्दती जंग के लिए तैयार है। अब्बास अरागची साहब ने ये भी कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंग चाहते हैं, लेकिन हम पहले से ज्यादा बेहतर पोजीशन में हैं। ठीक है, बख्तरबंद गाड़ियों में ईरानी तो नहीं छुपे, बख्तरबंद गाड़ियों में तो इजरायली छुपे बैठे थे। ठीक है, हर लिहाज में तो उसको ईरान की अस्करी क्या, सिफारती हर लिहाज से ईरान की ये जीत है। ठीक है, जिसने नोबेल पीस प्राइज के ख्वाह डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है आज उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के अमेरिकी आवाम में वोट दिए जा रही हैं। तो इससे बड़ी उनकी हार और क्या होगी? तो ये दुनिया इस बात की जनाब गवाह है। बल्कि वो इजरायली लॉबी जो अमेरिका के अंदर है, और इजराइल खुद ये चाहता है कि 10-12 की जंग और की जाए ताकि उनका उतना नुकसान हो जितना वो चाहते थे। सही। डॉक्टर साहब माजरत के साथ मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट है। मैं साजिद तारड़ साहब से आखिरी पॉइंटर लेना चाहूंगा। साजिद तारड़ साहब, ये सारी कोशिशें और डायलॉग कब तक आपको लगता है कि मुआहदा हो पाएगा? पहले तो थोड़ा सा वो जो पिछला क्वेश्चन आपने मैडम डॉक्टर साहबा से किया उस पर कहना चाहूंगा कि जंग 3 मुल्कों की है, लेकिन जीता इसमें से मेरा वतन अजीज है। 1 साल बयानुल मरसूस के बाद, मार्का हक के बाद, 1 साल के अंदर एक जंग से निकलकर तीसरी आलमी जंग को रुकवाना, इतनी बड़ी एक एफर्ट करनी, दुनिया के हर कैपिटल में उसका जिक्र होना, हर जरीदे में जिक्र होना, तो मेरा ख्याल है मेरे वतन अजीज है। इसमें जीता पाकिस्तान है। और ट्रांसफॉर्मेशन देखें दुनिया में, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने, सर मुआहदे पे आइएगा। मुआहदे पे देखें, मैं सोच रहा हूं कि मुआहदा सीज फायर तो आज भी लबनान और इजराइल का हो रहा है, लेकिन बेमानी, इसके बारे में मैं सोच रहा हूं तकरीबन आने वाले हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि अब वो एक सख्त शराइत जो है ईरान की कोर्ट में जा चुकी है। अब वहां पाकिस्तान सफारती प्रेशर क्रिएट करेगा, उनको मनाएगा। नई शर्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐड की है, मेरे ख्याल में इसी हफ्ते आइंदा आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर आप इस मामले को वाइंड अप होता हुआ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, अमरीकी सियासतदान हमारे साथ मौजूद रहे और इस सारी सूरत हाल पर बात भी की, और डॉक्टर सुंदर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद रही, आलमी माहिर अमूर हैं। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।